हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस 17 जुलाई का ये द हिंदू का एडिटोरियल है, देखते हैं गाइस। इसके वर्ड्स मीनिंग वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन उस पर डाल दिया है, ले लीजिएगा गाइस। यहाँ लिखा है कि फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल मतलब बराबर, ट्रीटमेंट मतलब कि जैसा ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है वैसा मुझे मिले, ये होता है ट्रीटमेंट। तो इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि बराबरी का जो हक है, बराबरी का जो ट्रीटमेंट है वो हो। सुप्रीम कोर्ट डिड वेल। पहले यहीं तक देख लेते हैं। यहाँ पर जो डिड है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, डू मतलब करना, तो डिड किया। सुप्रीम कोर्ट ने किया वेल, अच्छा किया, ये वेल आपका एडवर्ब है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया। टू एक्सटेंड टू द डिसेबल्ड। एक्सटेंड का मतलब होता है उस तक पहुंचा देना, विस्तार कर देना, बढ़ा देना। तो एक्सटेंड कहाँ तक? टू द डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड है, जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उन तक पहुंचाना। क्या पहुंचाना? द रिलैक्सेशन, यानी कि जो छूट है वो डिसेबल्ड तक पहुंचाना। कौन सा छूट? गिवन टू SC ST। अब यहाँ पर देख रहे हैं वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो गिवन से आप लेके यहाँ तक देख रहे हैं इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज। काम कौन सा करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। यानी कि रिलैक्सेशन के बारे में बता रहा है कि वो रिलैक्सेशन जो कि दिया गया है या दिया जाता है SC ST को। अगर मैं इसको क्लॉज में कर दूं, एडजेक्टिव क्लॉज कर दूं, तो यहाँ पर मुझे दैट आर या विच आर लगाना पड़ेगा कि रिलैक्सेशंस विच आर गिवन टू SC ST। तो समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि जो SC ST को जो भी रिलैक्सेशन, जो छूट मिलती है, वही छूट जो है अब किसको मिला करेगी? डिसेबल्ड लोगों को मिला करेगी जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है या मेंटली चैलेंज्ड है। चलिए आगे देखते हैं। इन होल्डिंग दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसएबिलिटी आर entitled to the same benefits and relaxations as candidates belonging to the scheduled castes, कॉमा है, इस पे रुकते हैं। इन होल्डिंग तो एक छोटा सा ऐसे डाल दिया है। इन होल्डिंग, इसका एक्चुअली होल्ड का मतलब समझना, विचार करना भी होता है। होल्ड मतलब थामना, पकड़ना भी होता है। तो ये सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए, दैट पीपल, लोग, सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। मैं आपको तोड़ना सिखाता हूँ। पीपल के तुरंत बाद ये ING क्यों आया? इसे बोलते प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि, और ये सफरिंग से लेके यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते पार्टिसिपल फ्रेज। काम क्या करेगा? एडजेक्टिव का करेगा। यानी कि वो लोग, अब लोगों के बारे में बता रहा है कि जो कि सफ़र है डिसेबिलिटी से, जो जो अपाहिज हैं। तो समझ में आ गया? अगर एक क्लॉज के रूप में होता तो पीपल हु आर सफरिंग होता। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे लोग सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, आर एंटाइटल्ड। एंटाइटल का मतलब उन्हें हक है, अधिकार है, टू द सेम बेनिफिट्स, उन्हीं बेनिफिट्स का उनको अधिकार है, उन्हीं रिलैक्सेशंस का उनको अधिकार है, एज कैंडिडेट्स, जैसा कि वे कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट। ये बिलोंगिंग क्यों आया? समझ में आ गया ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो कैंडिडेट्स जो कि बिलोंग करते हैं या करते आ रहे हैं शेड्यूल कास्ट से। तो वही अधिकार किनको मिलना चाहिए? जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। आगे देखते हैं। हाँ, तो ये होल्ड करते हुए, इसको दिमाग में रखते हुए, इस पर विचार करते हुए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, सुप्रीम कोर्ट ने पहचान लिया, द ट्रैवल्स ऑफ द डिसेबल्ड, यानी कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो अपाहिज लोग हैं, उनकी जो ट्रैवल्स है, जो कठिनाई है, किस चीज़ में कठिनाई है? इन एक्सेसिंग एजुकेशन, एजुकेशन पाने में जो उनको कठिनाई है, और एम्प्लॉयमेंट, जॉब पाने में जो उनको कठिनाई है, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। नो मैटर, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका सोशल स्टेटस कैसा है, अच्छे हैं, बुरे हैं, अमीर है, गरीब है, लेकिन उनको ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना है, इसलिए अब उनको वही अधिकार मिलेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। इवन दो ड्रॉन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कॉमा है। जब भी कोई दो से सेंटेंस शुरू हो, ऑल दो से हो या इवन दो से हो, तो एक सेंटेंस होगा, उसके बाद एक कॉमा होगा, कॉमा के बाद फिर दूसरा सेंटेंस होगा। दोनों मतलब अंतर दिखाते हैं एक दूसरे को, कि भले वो मोटा है फिर भी वो तेज़ दौड़ता है, तो अंतर है ना, मोटा है बट तेज़ दौड़ता है, ऐसे। तो लिखा है कि इवन दो, भले ही, हालांकि, यद्यपि, ड्रॉन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सारे ही सेक्शन से उनको लिए गए हो, दोज, फिर भी, सफरिंग फ्रॉम, दोज, वे लोग, सफरिंग फ्रॉम द सेवरल कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ दोज के बाद जो सफरिंग आया है, ये सफरिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कहने का मतलब है कि भले ही वो किसी भी सेक्शन से आए हो, वे लोग जो कि सेवरल कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी के कई कैटेगरीज हो सकते हैं, कोई हाथ से, कोई पैर से, कोई आँख से, कोई मेंटली, कोई भी कैटेगरी से अगर वो सफ़र कर रहे हैं,
फिर यहाँ पर आ गया है आपका पास्ट पार्टिसिपल, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जिनको पहचान लिया गया है लॉ के द्वारा कि हाँ भैया ये इस कैटेगरी का डिसेबल है। तो ये जो लोग हैं, ये दोज के लिए क्या आया, हैव, समझ में आ रहा, हैव ऑलवेज बीन एन अंडर प्रिविलेज्ड, वो हमेशा रहे हैं। ये हैव बीन के कई मतलब होते हैं, मैंने तो इस पे वीडियो बनाया है। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन पोलाइट, मैं हमेशा पोलाइट रहा हूँ। शी हैज़ ऑलवेज बीन नाइस टू मी, मेरे साथ हमेशा नाइस रही, वही है। हैव ऑलवेज बीन अंडर प्रिविलेज, हमेशा वो ऐसे रहे हैं जिनको वो अधिकार नहीं मिला जो दूसरों को मिला, अंडर प्रिविलेज्ड। एंड अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन, अंडर रिप्रेजेंटेड, उनको सही से रिप्रेजेंट भी नहीं किया गया है। फिर यहाँ कॉमा है कि अ फैक्ट, इसी के बारे में एक एपोजिशन डाल दिया है कि जो चीज़ है अंडर प्रिविलेज्ड और अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्शन, ये एक फैक्ट है जिसको नोटिस किया गया। देखो फैक्ट के बाद जो नोटिस आ रहा है ना, पास्ट पार्टिसिपल, आप समझ रहे हैं कैसे जुड़ा होता है। नाउन के तुरंत बगल में होगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये एक फैक्ट है, नोटिस, जिसको नोटिस किया गया इन ऑफिशियल स्टडीज़ के अंदर इन द पास्ट में ऑफिशियल स्टडीज़ में नोटिस हो गया कि ये चाहे किसी भी सेक्शन से आते हो और किसी भी कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी को, इनको वो अधिकार नहीं मिला है। क्लियर है, आगे देखते हैं। रिसेंटली, हाल फिलहाल में, द टॉप कोर्ट रूल्ड, टॉप कोर्ट का मतलब क्या है, टॉप मतलब जो सबसे ऊंचा है यानी कि सुप्रीम, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल का मतलब फैसला दिया, दैट द दिल्ली हाई कोर्ट हैड करेक्टली डिसाइडेड, तो उन्होंने ये रूल किया, ये फैसला दिया कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने सही से डिसाइड किया था इन 2012 में, दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज़, यानी कि वे लोग जो कि सफ़र कर रहे हैं डिसेबिलिटी से, आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड, वो भी सोशली पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, एंड आर देयर फॉर, और इसलिए एट द वेरी लिस्ट, अच्छा एट द वेरी लगा दिया, एट लिस्ट होता है ना, तो वही है कि एट लीस्ट, एट द वेरी लिस्ट एंटाइटल टू द सेम बेनिफिट्स, अतः वो बिल्कुल उन्हीं बेनिफिट्स के हकदार हैं, एज गिवन टू, जो कि दिया जाता है द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स। क्लियर को समझ में आ रहा है कि हाल फिलहाल में जो टॉप कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था 2012 में कि वे लोग जो कि डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं वो सोशली बैकवर्ड है और उन्हें वही बेनिफिट मिलना चाहिए जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखिए, देयरफॉर, इसलिए, इट टुक द व्यू, इट का मतलब कोर्ट ने, टुक द व्यू, टेक द व्यू का मतलब होता है अपनी राय रखना, उन्होंने अपनी राय रखी, दैट व्हेन SC/ST कैंडिडेट्स गेट अ रिलैक्सेशन ऑफ अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन, अच्छा एडमिशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स होते हैं उसमें कुछ परसेंटेज पे उनको रिलैक्सेशन मिलता है SC/ST को, कॉमा द सेम रिलैक्सेशन शैल अप्लाई, वही रिलैक्सेशन अप्लाई होना चाहिए टू डिसेबल्ड कैंडिडेट्स टू, यानी कि जो डिसेबल्ड है उन पर वही चीज़ अप्लाई होना चाहिए। शैल लगा दिया, थोड़ा फॉर्मल इंग्लिश है तो शैल का इस्तेमाल आज भी होता है इन सब। वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे फॉर्मल इंग्लिश के अंदर तो आई वी के साथ आज भी शैल लगता है, बट अगर चीज़ें बदल जाएँ, जैसे अवश्य होना चाहिए या कुछ एकदम प्रॉमिस की बात हो, तो आई वी के साथ विल लग जाता है और बाकियों के साथ जहाँ विल था वो शैल हो जाता है। खैर एनीवेज, इतना समझिए कि उन पे ये अप्लाई होना चाहिए। आगे देखते हैं। इन द 2012 केस बिफोर द हाई कोर्ट, कॉमा है, रुकते हैं, 2012 केस में हाई कोर्ट के सामने, यहाँ बिफोर का मतलब है सामने, अ यूनिवर्सिटी हैड अलाउड अ 10% कंसेशन इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। क्या कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया था, 10% का छूट मिला था इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी, जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी योग्यता चाहिए रिक्वायरमेंट फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, उसमें 10% की छूट मिली थी, एंड 5% कंसेशन फॉर डिसेबल्ड अप्लीकेंट्स, और जो डिसेबल्ड थे उनके लिए 5% की छूट रखी गई थी। ठीक है, द हाई कोर्ट रूल्ड, हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया अगेंस्ट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि ये बहुत ही अंतर वाला ट्रीटमेंट है कि भाई आप उनको 10% का कंसेशन दे रहे हो और डिसेबल्ड को 5% का दे रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि इसके खिलाफ एक फैसला दिया, टर्मिंग इट डिस्क्रिमिनेटरी, इस चीज को उन्होंने भेदभावपूर्ण कहा, पक्षपाती कहा। आगे देखते हैं। द लार्जर प्रिंसिपल बिहाइंड दिस वॉज दैट विदाउट इम्पार्टिंग प्रॉपर एजुकेशन टू दोज suffering from disabilities there cannot be any meaningful
enforcement of their rights both under the constitution and then prevailing 1995 legislation on providing equal opportunities to the disabled and protecting their rights। सेंटेंस कितना बड़ा है दोस्तों, चलिए तोड़ते हैं। देखिए इसको देखते हैं। ये वॉज आपका वर्ब है तो इससे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो द लार्जर प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, ये पूरा का पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है। यानी कि जो बड़ा सिद्धांत इसके पीछे ये था दैट विदाउट इम्पार्टिंग, बिना प्रदान किए, इम्पार्ट मतलब प्रोवाइड करना होता है, पहुंचाना, प्रॉपर एजुकेशन टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज, वे लोग जो कि डिसएबिलिटीज से सफ़र कर रहे हैं, तो अगर आप उन तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते तो बिना उसको इम्पार्ट किए हुए देयर कैन नॉट बी एनी मीनिंगफुल एनफोर्समेंट ऑफ देयर राइट्स, उनका जो भी अधिकार है, उसका जो अमल है, उसका जो अधिकार लागू करना है वो मीनिंगफुल नहीं हो सकता है जब तक प्रॉपर एजुकेशन ना जाए। फिर लिखा है कि बोथ, दोनों ही चीज़ से, किस चीज़ पे, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी, एंड देन प्रिवेलिंग 1995 लेजिस्लेशन, 1995 में कोई कानून आया होगा तो उसको प्रिवेल करने में, उसको भी कानून को मनवाने में, राजी करने में, क्या था वो कानून, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द डिसेबल, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड प्रोटेक्टिंग देयर राइट्स। तो ये सब तभी हो पाएगा जब आप उनको एजुकेशन दोगे सही से, ये कहना चाह रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं। इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल, इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल, ज़्यादा एप्लीकेबल तभी हो सकता है, नाउ that a fresh law that aims for a greater transformative effect। अच्छा, now that का मतलब चूंकि एक फ्रेश लॉ जो एक जो नया कानून है, that aims, जिसका यही एम है, उद्देश्य है, किसके लिए, for a greater transformative effect, कि एक पूरा एक अच्छा इफेक्ट हो, ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट हो, the rights of persons with disabilities act। इफेक्ट के बारे में कह रहा है कि the rights of persons, यानी कि जो लोगों का अधिकार है, ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी से हैं, तो ये एक 2016 में कोई एक्ट निकला होगा, थोड़ा टर्म है ये कि द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, ये एक एक्ट निकला था। इज इन प्लेस, इज इन प्लेस का है कि जब ये एक्ट प्लेस में हो, जब ये एक्ट पे काम हो, तब जाकर के ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा घुमा के लिखते हैं लोग। इट कैन ओनली बी मोर एप्लीकेबल, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये जो है ना एक्ट 2016 वाला, ये अपनी जगह पर हो, इस एक्ट का सही से लागू किया जाए। चूँकि नाउ दैट अ फ्रेश लॉ, एक जो नया कानून है, दैट एम्स फॉर अ ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट, ये बिल्कुल इसका यही इरादा है, यही एम है कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट हो। ठीक है जी, इफेक्ट क्या है, तो यही वो इफेक्ट है कि 2016 वाला जो एक्ट है ना, ये प्लेस में लाया जाए, इसी पर वो जो उनका एम है। आई होप कि क्लियर ही होगा, कई बार हिंदी करना मुश्किल होता है। एनीवेज 50% हो गया है। कुछ मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, जैसे कि इवन दो हो गया, एंटाइटल टू हो गया, ये सब सीख लीजिए जो बिगनर्स हैं। चलेगा, सबसे पहले देखते हैं एंटाइटल टू। इसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी कर सकते हैं। एंटाइटल्ड टू, अगर कानूनी रूप से किसी को कोई अधिकार प्राप्त हो, जैसे मैं बोलूँ कि यू आर एंटाइटल्ड टू कंसेशन, आपको भैया छूट मिलनी चाहिए, आप छूट के हकदार हो, तो यहाँ पर हम ऐसे यूज़ करेंगे एंटाइटल टू कोई भी चीज़। एंटाइटल टू के बाद कोई नाउन या नाउन फ्रेज आएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं कि मैं बोलूँ कि सीनियर सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू गेट डिस्काउंट, तो मैंने यहाँ पर गेट लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एंटाइटल टू हम तभी यूज़ करते हैं कि जब कानूनी रूप से किसी को कोई अधिकार प्राप्त हो, तो हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स सर, यू आर एंटाइटल्ड टू दिस थिंग, यू आर एंटाइटल्ड टू गेट दिस थिंग, ऐसे करके। हो गया, आगे देखते हैं। अब है रिगार्डलेस ऑफ, ये क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ देख लेते हैं। रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की परवाह किए बगैर। अगर मैं बोलता हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ द रेपुटेशन of his family, he कोई भी सेंटेंस सोच लीजिए, अपनी फैमिली के रेपुटेशन की परवाह किए बगैर, ही लेफ्ट द हाउस, कुछ भी अब सोच लीजिए, उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने कोई ऐसा काम कर लिया, ये भी नहीं सोचा कि फैमिली की रेपुटेशन क्या होगी,
तो रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है कि इसकी परवाह किए बगैर, इसको इररिस्पेक्टिव ऑफ भी कह सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि रिगार्डलेस ऑफ एज, सेक्स, यानी कि कोई एज मैटर नहीं करता, कोई सेक्स मैटर नहीं करता कि मेल है फीमेल है, रिगार्डलेस ऑफ, इसके बिल्कुल इसको ध्यान में न रखते हुए इट इज़ यूज़फुल फॉर एवरीवन, ये सबके लिए यूज़फुल है, कोई सेक्स कोई एज मैटर नहीं करता है। तो रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्ड इससे अगर ऐसे बोलूँ कि रिगार्डलेस ऑफ बीइंग बीटन, पिटने की परवाह किए बगैर, ही प्रपोज्ड अ गर्ल, उसने एक लड़की को प्रपोज कर दिया, ये भी नहीं सोचा कि पिट जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ बीइंग बीटन। समझ में आ रहा है? ये होता है रिगार्डलेस ऑफ। चलेगा, अब देखते इवन दो। इवन दो देखने से पहले आपने शायद पढ़ा होगा, ऑल दो पढ़ा होगा, ठीक है। फिर ऑल दो से आपने दो भी सुना होगा, दो। पहले किताबों में ऑल दो ही चलता था, और हिंदी सुनेंगे तो यद्यपि, ऐसा लगता था पता नहीं क्या कह रहा है हिंदी इंसान, आज तक मैंने यद्यपि नहीं बोला होगा। तो देखिए, एक्चुअली अगर मैं ऐसे बोलूँ, दो को ले लेते पहले क्योंकि दो ज़्यादा चलता है, मैं बोलूँ कि दो शी इज़ फैट, तो दो का मतलब होता है कि आप स्वीकारते हैं उस चीज़ को, आप एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी या किसी बुरी चीज़ को आप पहले सेंटेंस में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, मान लिया कि वो मोटी है, दो शी इज़ फैट। हिंदी में बेशक यद्यपि हो, हालांकि हो, तो ये इसका मतलब है। फिर जो दूसरा सेंटेंस होगा ना, उसके विपरीत होगा, कॉमा लगाइए, आजकल कॉमा चलता है, पहले येट ज़्यादा चलता था, तो दो शी इज़ फैट, कॉमा लगाइए, शी कैन रन फास्टर देन यू। माना कि वो मोटी है लेकिन तुमसे ज़्यादा तेज दौड़ सकती है, तो अंतर हो गया ना, मोटी है और फिर तेज भी दौड़ सकती है, तो ये कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, उस अंतर को दिखाता है। इसी में अगर मैं लगा दूँ इवन दो, इवन लगा देंगे तो और ज़्यादा आप उसको एम्फेसाइज करते हैं, उस पर लाइट मारते हैं। अगर बोलो कि इवन दो ही स्टडीड होल डे, मतलब उसने, ही बर्न द कैंडल एट बोथ एंड, यू नो, मुहावरा भी लगा सकते हैं, इवन दो ही स्टडीड होल डे, कॉमा, ही फेल्ड। अब इसका क्या मतलब कि पूरे दिन भी उसने पढ़ाई की, उसके बावजूद फेल हो गया, तो पढ़ाई जो पूरे दिन की ना, उस पर मैं और फोकस कर रहा हूँ, तो इवन तो लगा दिया, इस तरीके से। क्लियर है? काफ़ी है, आगे देखते हैं गाइस। अ काउंटर पॉइंट टू द आइडिया ऑफ एलिमिनेटिंग द distinction between the disabled and the scheduled castes and scheduled tribes may arise from those questioning the attempt to equate physical or mental disability with the social disability and experience of untouchability suffered by marginalized section for centuries। देख रहे, फुल स्टॉप ही नहीं मिलेगा आपको जल्दी, इतना बड़ा सेंटेंस बनाते हैं ये लोग। एनीवे, चलिए तोड़ते हैं। तो आप कहाँ पर आएंगे? आप मे पर आइए। आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यही है, मे, तो इससे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, अकाउंटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट। तोड़ते हैं, देखिए, अ काउंटर पॉइंट। काउंटर पॉइंट का मतलब क्या होता है? आपने कुछ कहा, मैं उसको काटने की कोशिश करूँगा, तो काउंटर पॉइंट। तो काउंटर पॉइंट किसका काउंटर पॉइंट है? किसको हमें काटना है? टू द आइडिया को काटना है। आइडिया किस चीज़ का है? सब में आपको ना वो क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मिलेंगे आपको। देखिए, टू द आइडिया प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फिर ऑफ एलिमिनेटिंग प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो कौन सा आइडिया? ऑफ एलिमिनेटिंग, यानी कि हटा देना, द डिस्टिंक्शन, जो अंतर है बिटवीन डिसेबल्ड एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जो लाचार लोग हैं, डिसेबल लोग हैं, या जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनमें जो अंतर है ना, उसको एलिमिनेट करने का आइडिया है कि भाई सबको बराबर कर दो, वही छूट उसको मिले, वही छूट डिसेबल को मिले। तो ये जो एलिमिनेट करने का आइडिया है, उसका अगर कोई काउंटर पॉइंट करे, उसको अगर कोई काटे, तो वो मे अराइज, मे मतलब चांस है कि वो अराइज होगा, उठेगा, फ्रॉम दोज, उन लोगों से उठेगा। दोज के बाद सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दिया है। क्यों? क्योंकि दिखाता है ना, इनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वे लोग क्वेश्चनिंग, जो कि क्वेश्चन कर रहे हैं, द अटेम्प्ट टू इक्वेट, किसको क्वेश्चन कर रहे हैं? कि जो प्रयास है, प्रयास पे सवाल उठा रहे हैं। अटेम्प्ट, क्या प्रयास है? टू इक्वेट, ये प्रपोजिशन नहीं है, ये जो क्या है, इन्फिनिटिव है। टू इक्वेट फिजिकल, इक्वेट मतलब बराबर, समान बनाना, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी विद द सोशल डिसेबिलिटी। कि भैया ये जो प्रयास है कि जो फिजिकली डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसकी बराबरी कर रहे हैं जो सोशल डिसेबिलिटी है।
एंड एक्सपीरियंस ऑफ अनटचेबिलिटी, जिन्होंने छुआछूत को झेला है, सफर्ड, इसको सफ़र किया है बाई मार्जिनाइज, सफर्ड बाई मार्जिनलाइज सेक्शन, जो भी एक मार्जिनलाइज जो सेक्शन है, उन्होंने जो सफ़र किया फॉर सेंचुरीज, वर्षों तक सफ़र किया है, सैकड़ों वर्षों तक सफ़र किया है, तो उनसे आप अगर इन डिसेबल लोगों की तुलना कर रहे हो, ये आपका प्रयास है कि सब बराबर है, तो ये काउंटर पॉइंट हो सकता है कि कैसे बराबर है। उन्होंने तो छुआछूत को इतने वर्षों से झेला है, इतनी प्रॉब्लम झेली है, वो सोशली डिसेबल है, ये तो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, वो तो बेचारे समाज से डिसेबल है। तो ये काउंटर पॉइंट आ सकता है कि ये बात आ सकती है कि अब क्या करोगे, तो क्या ये उचित है दोनों को बराबरी का हक देना, ये बात कही गई है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ डिसेबल पर्सन, जो भी डिसेबल पर्सन है उसका जो सोशल बैकग्राउंड है, यानी कि समाज में उसका जो बैकग्राउंड है, फ्रॉम अ ट्रेडिशनली प्रिविलेज कम्युनिटी, हो सकता है कि ट्रेडिशनली वो बहुत अच्छे कम्युनिटी से आता हो, मे गिव देम एन एडवांटेज, हो सकता है वो उसको एडवांटेज दे, ओवर दोज, किन पर एडवांटेज दे, ओवर दोज, उन लोगों से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए, सफरिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटी, कि जिनको हिस्टोरिकल सोशल ऐतिहासिक तरीके से देखें तो उनको सोशल डिसेबिलिटी मिल रही है, हो सकता है। यहाँ पर क्या बात कहेगी, फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि द सोशल बैकग्राउंड ऑफ डिसेबल पर्सन, जो भी डिसेबल पर्सन का जो सोशल बैकग्राउंड है फ्रॉम अ ट्रेडिशनली प्रिविलेज कम्युनिटी, अगर वो अच्छे कम्युनिटी से आता है, मे गिव देम एन एडवांटेज, हो सकता है वो फ़ायदा पहुँचे किन लोगों के मुकाबले, कि जो वर्षों से हिस्टोरिकल सोशल डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं। हाउएवर, ठीक है, फिर भी, ये तो ठीक है, फिर भी दिस मे नॉट ऑलवेज बी द केस, लेकिन हमेशा ये केस तो नहीं हो सकता ना कि जितने भी डिसेबल लोग हैं वो अच्छे सोसाइटी से आए हो सकता है वो भी ऐसे तबके से हो ना जिनको सोशली भी वो डिसेबल हो, फिजिकली मेंटली भी डिसेबल हो, ये बात है। द दिल्ली हाई कोर्ट हैड साइटेड, साइट का मतलब हवाला देना, दैट साइटेड द अबिस्मली लो लिटरेसी, अच्छा अबिस्मली मतलब किसी को बहुत बुराई करते हैं ना, बहुत ही बेकार खराब, तो अबिस्मल कहते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, हवाला दिया है द अबिस्मली लो लिटरेसी, किसका हवाला दिया है कि बहुत ख़राब तरीके से अगर देखिए, बहुत ही शर्म की बात है कि लो लिटरेसी है, बिल्कुल कम एजुकेशन है, कम एम्प्लॉयमेंट रेट है अमॉन्ग पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले जो लोग हैं, डिसेबल है, उनका अगर देखें तो लिटरेसी रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है, उसका हवाला दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ठीक है, एजुकेशनल इंडिकेटर्स कैप्चर्ड इन 2001 सेंसस, एक्सक्यूज मी, एजुकेशनल इंडिकेटर्स, जो हिंदी में क्या बोलो कि एजुकेशन का जो संकेत देते हैं, उन्होंने कैप्चर किया 2001 के जनगणना में, सेंसस में। तो ये जो है शोड, इसने दिखाया, एजुकेशनल इंडिकेटर कैप्चर्ड इन 2001 सेंसस शोड, उन्होंने ये दिखाया दैट लिटरेसी अमॉन्ग द डिसेबल में जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ाई का रेट है, वॉज मच हायर देन द जनरल पॉपुलेशन फिगर, सॉरी इलिटरेसी, यानी कि अगर जनरल पॉपुलेशन देखे और हम डिसेबल लोगों को देखें तो उसमें इलिटरेसी ज़्यादा है, यानी कि अनपढ़ लोग ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये किसमें पता चला, 2001 के सेंसस में पता चला। द शेयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन आउट ऑफ स्कूल वॉज क्वाइट हायर देन अदर मेजर सोशल कैटेगरीज, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की अगर बात करते हैं जिनको स्कूल भी नसीब नहीं हुआ है, तो द शेयर ऑफ डिसेबल चिल्ड्रेन, जो डिसेबल बच्चे हैं ना, उनकी मात्रा ज़्यादा है, वॉज क्वाइट हायर देन किसके, अदर मेजर सोशल कैटेगरीज, और भी अगर कोई किसी सोशल कैटेगरी से आते हैं तो डिसेबल लोग ज़्यादा हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं। द 2001 सेंसस पुट द इलिटरेसी रेट अमॉन्ग द डिसेबल एट 51%, 2001 सेंसस के अनुसार जो इलिटरेसी है, जो अनपढ़ता का जो रेट है डिसेबल लोगों में, वो 51%। देयर वॉज सिमिलर एविडेंस ऑफ देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन एम्प्लॉयमेंट टू, और वही एक सबूत है, देयर वॉज सिमिलर एविडेंस, वैसा ही जो एविडेंस देखने को मिला उनका जो अपर्याप्त रिप्रेजेंटेशन है एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि उनको नौकरी भी, कंपनी वगैरह में जो नौकरी है उनमें भी उनकी हालत ख़राब है, उनको उतनी जॉब नहीं मिलती जितने नॉर्मल लोगों को मिलती है। द 2016 लॉ सॉट टू एड्रेस, 2016 में जो लॉ आया उसने कोशिश की, सीक टू का मतलब है कोशिश करना, उन्होंने कोशिश की टू एड्रेस दिस, इस चीज़ को वो सुधारें, क्या करके, बाय रेजिंग द कोटा फॉर डिसेबल फ्रॉम 3% टू 5%, कि भाई डिसेबल के लिए जो कोटा है उसको रेज कर दे, 3% था उसको 5% कर दे, एंड
एनविसेजिंग इंसेंटिव, और ये भी सोचा, परिकल्पना किया, कल्पना किया, इमेजिन किया कि इंसेंटिव्स देंगे फॉर द प्राइवेट सेक्टर, जो भी प्राइवेट सेक्टर उनको इंसेंटिव देंगे, कुछ ना कुछ उनको देंगे, टू हायर देम टू, कि वो लोग उनको हायर करें, प्राइवेट सेक्टर उनको हायर करे तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा। इट इज़ ये ना एनविसेजिंग इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। हाँ, इट इज़ वाइटल, ये बहुत ही वाइटल है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट दिस इज़ फुली गिवन इफेक्ट। अच्छा, जो फुली गिवन इफेक्ट टू का मतलब है कि इसको प्रैक्टिस में लाया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रैक्टिस में लाया जाए। एक्चुअली ये होता है ना, इट इज़ वाइटल दैट, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। यहाँ तो खैर इज़ लगा हुआ है, ऐसे होता है कि इट इज़ वाइटल दैट दिस बी फुली गिवन, इस तरीके से। एनीवेज, दिस इज फुली गिवन इफेक्ट टू, सो दैट, ताकि इसको प्रैक्टिस में लाया जाए, ताकि दिस सिग्निफिकेंट सेगमेंट, ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है ऑफ द पॉपुलेशन का, इज नॉट लेफ्ट आउट ऑफ सोशल, ये कहीं छूट न जाए सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट से। इकोनॉमिक तरीके से जो हम एडवांस होंगे, सोशल तरीके से जो एडवांस होंगे, तो कहीं ये तबका न छूट जाए, यही बात कही गई। क्लियर है जी? आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं बार बार कहता हूँ कि न्यूज़पेपर की कोई गारंटी नहीं कि मैं रोज़ दूंगा, बस जब वक्त मिला मैं तभी कर सकता हूँ। आई होप कि आप समझते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।